नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश में कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों की मदद के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे वित्तीय प्रणाली में तरलता आएगी। उधर उपराष्ट्रपति ने किसानों की मदद के लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन के सुझाए गए कदमों की सराहना की है, उसका स्वागत किया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने आज अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं वसूल पाएगा। दूसरी तरफ जानेंगे कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है और इसके अलावा आरबीआई ने जो आज कदम उठाया है उससे शेयर बाजार पे कितना सकारात्मक असर पड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना महामारी के इस दौर में देश को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने आज देश के वित्तीय संस्थानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन चंद गिने हुए देशों में शामिल है जिनका आर्थिक विकास दर आने वाले समय में भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने और बाजार को संकट से बचाने के लिए आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। राहत पैकेज से 25,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड को दिए जाएंगे। बाकी के 25,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी को और 10,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को दिए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन भारत के हालात अन्य देशों के मुकाबले बेहतर हैं। 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक कम किया गया है ताकि बैंक निवेश बढ़ाएं। रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आरबीआई उन पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त बुरे दौर में है। The IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion US, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि ये कोई आखिरी घोषणा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक आगे भी इस तरह की घोषणाएं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी कृति मिश्रा का। कृति, जानना चाहेंगे आपसे कि आरबीआई ने और क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं।
जी हाँ अभिलाषा, देखिए वित्तीय सिस्टम को जो भी नुकसान हुआ है उसको लगातार कम करने की कोशिश हो रही है। सिस्टम में नकदी की कमी ना हो इसलिए 90% से ज़्यादा ATM चालू हैं। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, इस पर काफ़ी फोकस है। इस मंदी के दौर में भी बैंक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा बाजार में। सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। NHB जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसको 10,000 करोड़ की मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है उसको 25,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। एक बेहद अहम फैसला है NBFC जो रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देती है, उस पर भी जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं उन पर दिए गए कर्ज की तरह ही समान लाभ उपलब्ध होंगे। बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक यानी जो 90 दिन का मॉरेटोरियम है उस पर NPA नियम लागू नहीं होगा। तो बेहद अहम फैसले आज RBI की तरफ से। अभिलाषा, कृति, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए आगे भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, इसके क्या मायने हैं, किस तरह से देखें इसे? जी हाँ, देखिए इसके पहले 27 मार्च को भी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4% कर दिया था। सरकार ने भी हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ा पैकेज सरकार ने अनवेल किया 1.7 लाख करोड़ का। इसके बाद बात ये चल रही है कि एक स्टिमुलस पैकेज भी आ सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज भी हो सकता है, चाहे फिर वो टेक्सटाइल के लिए हो, एक्सपोर्ट के लिए हो, MSME के लिए हो। और लगातार देखिए RBI ने भी कहा है और आज भी इस बात पर शक्तिकांत दास ने काफ़ी जोर दिया कि लगातार जिस तरह की सिचुएशन है उसको RBI मॉनिटर कर रहा है और आगे भी इस तरह के मेजर्स की अगर जरूरत पड़ी तो RBI लेगा। तो ये एक बेहद ही पॉजिटिव मैसेज है। और जिस तरह से हमने देखा है कि जो भी नुकसान होगा इकोनॉमी को कोविड-19 का, उसको कम करने के लिए लगातार सरकार और RBI काम कर रहे हैं। अभिलाषा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। और आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। RBI की घोषणाओं का असर आज शेयर बाजार पर देखने को मिला। दिन भर के कारोबार में बाजार 1100 अंक के ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 3% से ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन सेंसेक्स 986 अंक मजबूत होकर 31,588 से ऊपर के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 273 अंकों की तेजी के साथ 9,266 के स्तर पर बंद हुआ। और अब बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 13,387 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में ही 1,007 नए मामले सामने आए हैं। बात करें कोरोना वायरस संक्रमण से हुए मौत की तो अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 13.6% लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 1749 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा,
तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस के देश में अभी तक 23,340 टेस्ट हो चुके हैं। ICMR के 183 लैब्स में अभी तक 23,932 टेस्ट हुए हैं, जबकि निजी लैब्स में अभी तक 4,480 टेस्ट हो चुके हैं। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए, उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स है उनमें हुए थे। गृह मंत्रालय ने आज वन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति और वनवासियों द्वारा लघु वन उपज, गैर इमारती लकड़ियों की कटाई, संग्रह, प्रसंस्करण को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है और इसके अलावा भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं। मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयाँ, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्य और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिले।
और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनु दीवान का। अनु, संक्रमित लोगों के इलाज के लिए केंद्र सरकार टेस्टिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकारों की ओर से क्या कुछ कवायदें हो रही हैं? देखिए, जिस तरह से कल ICMR ने बताया कि उसके पास इतना स्टॉक है कि वो अगले 8 हफ्ते तक देश में इस टेस्टिंग की फैसिलिटीज का अवेलेबल करा सकता है। अगर हम देखें तो कल ही सरकार के पास जो है रैपिड टेस्टिंग किट जो है 5 लाख के करीब 2 बड़ी कंपनियों ने भेजी है। हालांकि ये जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं ये डायग्नोसिस के लिए नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को कोरोना वायरस के प्रसार को कवर करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों ने जैसे कि अपने हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कि नॉन हॉटस्पॉट्स एरियाज है, वहां पे सैनिटाइजेशन ड्राइव रोजाना चलानी शुरू के साथ, जिसमें उनके बारे के आखिर कभी उन्होंने ट्राई है या अगर कहीं पे उनको लगे कि कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अपने राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बैठक में अधिकारियों से कहा कि इस संकट की घड़ी में भी कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी किचन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो या शहर का, अगर उसे खाद्यान्न की कमी है, वो भूखा है, तो उसकी जरूरत को सरकार पूरा करे, ये सुनिश्चित हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ऐलान किया कि दिल्ली का कोई भी स्कूल अभिभावकों से 3 महीने का फीस नहीं ले सकेगा। स्कूल सिर्फ 1 महीने का फीस ही अभिभावकों से मांग सकते हैं। इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं ले सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सभी स्टाफों को सही समय पर सैलरी देना भी स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। प्राइवेट स्कूल सैलरी देने के लिए अपने पेरेंट संस्था से मदद ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सुझाए गए समाधानों का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसानों की मदद के लिए जो 5 सूत्रीय समाधान बताए हैं वो स्वागत योग्य हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि किसानी से जुड़े हुए अधिकारी और संबंधित पक्षकार इन सुझावों पर संज्ञान लेंगे और किसानों की मदद करेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो 5 सुझाव दिए हैं उनमें किसानों के लिए खेती से जुड़े उन्नत किस्म के बीज, खेती के लिए सही देखभाल और पौधों की कीट और बीमारियों से बचाव के तरीके, फसलों की कटाई और उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। वहीं जब तक बाजार नहीं खुले तब तक कोल्ड स्टोरेज और दूसरे स्टोरेज को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की मदद के लिए उठाए गए सभी कदमों का स्वागत किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बावजूद इसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार जा चुकी है। कोरोना वायरस ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। इस वायरस से अमेरिका में 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चरणबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का ऐलान किया है। साथ ही गवर्नरों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो अपने राज्य में प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला करें। अमेरिका के बाद कोरोना ने इटली में सबसे ज्यादा जानें ली हैं। यहाँ 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में इटली की मदद नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी है। वहीं स्पेन में 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की चपेट में आने से हो चुकी है। स्पेन में एक दिन में रिकॉर्ड 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रांस में बीते 24 घंटे में 753 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा अब 17,000 से अधिक हो गया है। फ्रांस में अब तक कोरोना के कुल 1,34,000 मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 3 सप्ताह के लिए देश में लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मुद्दे पर जारी मतभेद के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मंटेडा को बर्खास्त कर दिया है। ब्राजील में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 1,924 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।